वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो आज उठापटक बिल्कुल जारी है, कभी लाल निशान में तो कभी हरे निशान में। इस समय निफ्टी जो है करीबन 3 अंक ऊपर कामकाज करते हुए और बैंक निफ्टी में करीबन 195 अंकों की यानी कि 200 के करीब अंकों की यहाँ पे एक मजबूती देखने को मिल रही है। आज जिन स्टॉक्स में तेजी है उन पे भी एक नज़र डाल देते हैं और निफ्टी 50 के स्टॉक्स में आज बजाज फाइनेंस सबसे ऊपर है, यहाँ पर करीबन 1.25% का इजाफा है। कोल इंडिया, ट्रेंट, एल&टी, इटर्नल, कुछ अन्य काउंटर्स जहाँ आज तेजी देखने को मिल रही है। बाजार की दिशा और आपको ऐसे बाजार में क्या करना है इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो रहेगा वो रहेगा फेड की बैठक का आउटकम। और फेड की बैठक 16 तारीख को शुरू होगी, 17 को ख़त्म होगी, तो 17 लेट इवनिंग जो है हमको ये सुनने को मिलेगा कि ब्याज दरों में कटौती कितनी हो सकती है। 25 ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन द मार्केट्स, 50 कैन बी ए सरप्राइज। तो ये देखना बाकी रहेगा, उससे डायरेक्शन में मिल सकती है। और जीएसटी का जो बदलाव किए हैं स्लैब रेट में, उसका जो इम्प्लीकेशंस है, उसका जो इम्पैक्ट है वो सितंबर 22 से आना शुरू होगा। वो भी एक ट्रिगर जो है बाजार के लिए पूरा बना हुआ है। आज दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर ब्रजेश एल, ही इज हेड टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च, retail research at IDBI Capital Markets, and Mr. Gaurang Shah, he's head investment strategist at Geojit Financial Services. Very good afternoon, ब्रजेश जी। पहले मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। तो ब्रजेश, लेवल्स को अगर देखें तो निफ्टी 25,100 के ऊपर टिकने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। 25,200, 250 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। ऐसे में बाजार की दिशा जो अभी एक रेंज बाउंड लग रही है, कहाँ तक देखते हैं आप बाजार को जाते हुए, और से नेक्स्ट 2 weeks टाइम डू यू एक्सपेक्ट निफ्टी टू ब्रेक आउट? गुड आफ्टरनून मैडम। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं निफ्टी काफी दिनों के बाद ये 25,000 के ऊपर एक काफी स्ट्रांग नोट पे सस्टेन हो रहा है। जब निफ्टी सस्टेन हो रहा है तो डिफेंस वाले स्टॉक्स, मेटल वाले स्टॉक्स, कहीं ना कहीं ऑटो के जो काउंटर्स है ये भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि एक बैंक निफ्टी है जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जीसीसी लास्ट वीक का जो क्लोज देखने को मिला और जहाँ पे जो डेरिवेटिव्स को जो डेटा उसमें जो शिफ्ट देखने को मिला, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये वीक में जो हम काफी हफ्तों से देख रहे थे कि 25,200 का एक लेवल है जहाँ पे इंडेक्स को रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये हफ्ते में हम 25,200 का जो लेवल है वो पार कर जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा सा फ्रेश बाइंग यहाँ पे थोड़ा और शॉर्ट कवरिंग वगैरह आने की उम्मीद है। तो व्यू हमारा पॉजिटिव रहेगा और इमीडिएट बेसिस पे जो 25,000 का जो लेवल है वहां पे सपोर्ट है और एक्सट्रीम सिनारियो में 24,800। तो ये नीचे का दो डिमांड जोन है। डेरिवेटिव्स डेटा भी धीरे धीरे से लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक डेटा है जिसपे हम एफआई के डेटा को जो वॉच करते हैं, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, उसमें काफी दिनों के बाद फ्राइडे के दिन थोड़ा सा बाइंग देखने को मिला है। तो थोड़ा सा ये हालांकि डेटा अभी भी नेगेटिव है, बट वो उन्होंने फ्राइडे के सेशन में फ्रेश शॉर्ट्स नहीं ऐड कर रहे थे, तो ये थोड़ा सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पॉजिटिव है। तो हमारा व्यू पॉजिटिव एंड हम एक बाउंस बैक देख रहे हैं मार्केट में। और बैंक निफ्टी के बारे में आपका क्या राय है? यहाँ पे 200 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है, 55,000 का आंकड़ा पार हुआ है। हाँ, सो बेसिकली मैडम 55,000 का जो लेवल है वही एक रेजिस्टेंस है। तो आजकल अगर ये लेवल अगर ये अटकता नहीं है और यहाँ से अगर हम निकल जाते तो फिर डेफिनेटली मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी आपको एक फ्रेश शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, जो कि अभी तक एक अंडर परफॉर्मर था। तो उसके बाद मुझे लगता है बैंक निफ्टी में अगर स्ट्रेंथ बनता हुआ नजर आए तो फिर डेफिनेटली 1,500 पॉइंट तक का मूव हम ये मंथली एक्सपायरी के नजरिए से हम देख सकते हैं। एक कंफर्मेशन की जरूरत है, 1 या 2 दिन का हम वेट एंड वॉच करेंगे। 55,000 के ऊपर मुझे एक 1,500 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में भी नजर आता है। Very good afternoon, Gaurang sir, and thank you so much for taking our time. It's pleasure to have you on this 12 PM show. गौरांग सर, आपकी राय इस समय बाजार पर क्या बन रही है? एक अच्छी रिकवरी, 25,000 के आंकड़े के ऊपर हम अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जीएसटी इम्प्लीकेशंस सितंबर 22 से, हालांकि बहुत सारी कंपनीज ने, ऑटो कंपनीज ने खास तौर पे अपने दामों में कमी की है। फेड की बैठक है, वहां से भी ट्रिगर्स का इंतजार है। ऐसे में बाजार की दिशा आपको क्या लगती है? बहुत बहुत धन्यवाद गीतू जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। 8 दिन की लगातार ऊपर के तरफ के दायरे हमने देखे और उसके पश्चात आज प्रातःकाल जब शुरुआत हुई शेयर बाजार की, तो
थोड़े बहुत नीचे की तरफ दायरे थे, लेकिन फिलहाल जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो सेंसेक्स हरे निशान में आ गया है और 7 अंकों की आसपास की गिरावट केवल मात्र निफ्टी में रही है। जी। ये एक सकारात्मक बात है, क्योंकि लगातार 8 दिन अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो अनिवार्य है बाजार की सेहत के लिए भी कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो, थोड़े बहुत दायरेबंद कारोबार हो और उसके पश्चात हम फिर से ऊपर की तरफ के दायरे तय करें। आप बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे तो 175 अंकों की बढ़त है बैंक निफ्टी में। देखिए कि पिछले हफ्ते जो हमने तेजी देखी थी और वो सीमित मात्रा में इसलिए थी क्योंकि बैंक निफ्टी से योगदान नहीं आ रहा था और ज्यादातर ये नीचे की तरफ योगदान दे रहा था। तो हमें लग रहा है कि अब बैंक निफ्टी सहारा दे रहा है और अगर जो ब्याज दरों की कटौती की बातें माननीय पॉवेल साहब फेड के चेयरमैन और कल देर शाम में माननीय राष्ट्रपति ट्रंप ने टिप्पणी करी है कि बहुत बड़ी रेट कट होगी, ऐसे अनुमान है। करेक्ट। मुझे लग रहा है कि फिर पॉवेल साहब को छुट्टी दे देनी चाहिए, ट्रंप साहब राष्ट्रपति और फेड के चीफ बन जाने चाहिए। तो देखिए अब ये रेट कट होगी तो मुझे लग रहा है कि आईटी क्षेत्र पर सकारात्मक रुझान होगा, कितनी भी मात्रा में हो, 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट, क्योंकि उससे फिर कुछ संकेत आएंगे कि आने वाले भविष्य में और ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना है अगर परिस्थितियां सामान्य रही और महंगाई दर ज्यादा ऊपर नहीं गई अमेरिका में तो। लेकिन ऊपर के तरफ के दायरे दिख रहे हैं 25,000 और 24,950, ये हमें लग रहा है नीचे के तरफ के दायरे। आज सुबह ही हमने हमारे YouTube चैनल के माध्यम के द्वारा ये बताया था और अगर हम ये स्तर बना पाते हैं, अगर ये स्तर नहीं टूटता है 25,000 और 24,950 तो 25,250 और 25,350 ये अनुमानित ऊपर के तरफ के दायरे होंगे और शायद इसमें ज्यादा योगदान वो जो हमारे मित्र हैं विदेशी संस्थागत निवेशक ये योगदान देंगे क्योंकि ये शॉर्ट पर खड़े हैं। जी ब्रजेश, आज रेलवे स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, ऑर्डर मिलते जा रहे हैं इन सभी कंपनीज को। आरवीएनएल आज 3.5% ऊपर कामकाज करते हुए, एरिडा में करीबन 3.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। टेक्स मैको, एरिकॉन, जुपिटर वैगन्स सभी हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स में एक बार फिर मोमेंटम लौटा है, आपको कुछ पसंद है? इरेडा में एक स्पेसिफिकली टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिला, तो मुझे लगता है इरेडा एक स्टॉक एक आउट परफॉर्मर हो सकता है। आज वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो ये जो मोमेंटम है ये मुझे लग रहा है वापस 165 170 के आसपास जा सकते हैं। थोड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा हो सकता है, बट वो जो 170 का जो लेवल है वो 200 दिन का मूविंग एवरेज दिखाई देता है। तो मुझे लग रहा है एक बाउंस बैक डेफिनेटली है, इरेडा है और आरवीएनएल पे भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर डेफिनेटली पॉजिटिव है। अगर स्पेसिफिकली लेवल्स की अगर बात करें तो जो 380 का जो लेवल है, जो यहाँ से और एक 30 पॉइंट्स का मूव बनता है, तो आरवीएनएल भी मैं 380 के आसपास देख रहा हूँ। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है, तो बाउंस बैक डेफिनेटली आएगा इसमें। गौरांग सर, फ्राइडे को सेबी की बैठक भी थी जहां पे बदलाव किया गया है, आईपीओस को लेकर भी बदलाव हुआ है, म्यूचुअल फंड्स को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। जो बदलाव हुए हैं उससे ये लग रहा है कि जो बड़े साइज के टिकट साइज के आईपीओस है वो जल्द ही मार्केट में आने वाले हैं। आपकी इस पे क्या रिएक्शन है और आप इससे क्या समझते हैं कि मतलब आईपीओस का रास्ता साफ हो गया है बड़े वाले? प्रयास तो यही हो रहा है गीतू जी, क्योंकि कुछ और मेरे ख्याल से बदलाव आने वाले भविष्य में भी होंगे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी चुनौती का सामना शेयर बाजार में होता है जहां तक सेबी का प्रश्न है और छोटे निवेशक जो हैं गुमराह हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये समय सीमा में बदलाव करना और उसके साथ साथ पारदर्शिता ये बहुत जरूरी है। फिर वो छोटे आईपीओ हो या बड़े आईपीओ हो। और एक नम्र विनंती सभी जागरण के दर्शकों को यह भी होगी कि एक तरफ का अनुमान लगा करके किसी भी आईपीओ में निवेश मत कीजिए। कामकाज देखिए, मूल्यांकन देखिए और मैनेजमेंट क्या है वो देखिए। और मेरे ख्याल से आज के तारीख में तो और भी आसान हो गया है आम नागरिक को समझना कि आईपीओ अच्छा है या बुरा है, या इसमें करना या नहीं करना है। तो ये बदलाव निरंतर होते जाएंगे। मेरे ख्याल से ये जो बदलाव सेबी की तरफ से किया गया पिछले हफ्ते, ये एक सकारात्मक रुझान जो है वो बड़ी कंपनियों के आईपीओ के लिए लेकर के आएगा। गौरांग, ऑटो एक ऐसा सेक्टर रहा है जो मेजर बेनिफिशियरी रहा है ऑफ दिस जीएसटी स्लैब चेंज। आप जब भी आप
अगर हम देखें जब से घोषणा हुई है तब से एक अच्छा मोमेंटम हमने ऑटो स्पेस में देखा था और म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी बड़ा निवेश जो है वो ऑटो कंपनियों में किया है और ये निवेश जो है मारुति सुजुकी में 564 करोड़ का है, हुंडई में करीबन 305 करोड़ का है और बाकी म्यूचुअल फंड्स में भी काफ़ी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। मैं एसबीआई और एक्सिस की बात कर रही हूँ। सो ऑटो एज ए स्पेस जहाँ पे इतना मोमेंटम हम देख चुके हैं और बहुत सारी रीरेटिंग भी अब सुनने को मिल रही है, इसमें अगर किसी को निवेश करना हो तो कौन सी ऐसी कंपनीज है जिन पे हमको ध्यान देना चाहिए? देखिए, जैसे जैसे 22 सितंबर करीब आएगा और उसके पश्चात मेरे ख्याल से काफी कुछ स्पष्टीकरण हमें मिलेगा, जहां तक ये क्षेत्र और ये क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों ने कितनी मात्रा में उपभोक्ताओं को कितनी राहत दी है। ज्यादातर कंपनियों ने तो यही टिप्पणी किया है कि जो भी लाभ होगा जीएसटी का कटौती का वो हम उपभोक्ताओं तक पहुंचा देंगे जी। मेरा मानना है कि एंट्री लेवल टू व्हीलर, मिड साइज टू व्हीलर, थ्री व्हीलर के साथ और एंट्री टू मिड साइज पैसेंजर व्हीकल यानी कि चौपहिया वाहन, ये जो ऑफरिंग्स है, प्रोडक्ट्स है और ये जो कंपनियां ये सब बनाती हैं उनको सबसे पहले फायदा होगा। उसके पश्चात फिर जो हाई एंड सेगमेंट या मिड टू हाई सेगमेंट में गाड़ियां आती हैं या मोटरसाइकिल आती हैं उनको फायदा होगा। अब खरीदारी की सूची में कौन सी कंपनियां, हमारे तरफ से तो और एक डिस्क्लोजर दे देता हूं मैं, क्षमा करना मैं डिस्क्लोजर देना भूल गया कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज आपके कार्यक्रम में रखेंगे ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर आए हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो आपको याद होगा गीतू, वो ऑटो सेक्टर को लेकर के भी, ऑटो एंसिलरी सेक्टर को लेकर पे भी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर के कुछ बातें करी थी और काफी लोग धराशायी हो गए थे। करेक्ट। हम धराशायी नहीं हुए थे, हम नजरिया सकारात्मक रख रहे थे और हमें लग रहा कि परिवर्तन होगा अच्छे के लिए और आज देखिए क्या परफॉर्मेंस है। तो टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, एक हाई एंड मोटरसाइकिल और कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी आइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति, अशोक लेलैंड और एक कंपनी है जो ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट बनाती है, वो है एस्कॉर्ट्स कुबोटा। इन सब पर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। जी, ब्रिजेश जी, ऑटो को ही देखते हैं। जेबीएम ऑटो ये आज अपने 3 महीने के हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है ये स्टॉक और बहुत अच्छे मोमेंटम हम इस स्टॉक में देख चुके हैं। जेबीएम ऑटो चार्ट्स पे कैसा लगता है आपको? आई थिंक लास्ट 2 दिन में इसमें एक अच्छा उछाल देखने को मिला, एक मोमेंटम ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ये 650 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है और मुझे लग रहा है ये आने वाले दिनों में 1050 के आसपास जा सकता है। तो वीकली में धीरे धीरे सा भी पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है, व्यू पॉजिटिव रहेगा। मुझे लगता है अगर थोड़ा सा भी करेक्शन मिलता है तो इसमें हम वापस बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। एक स्टॉक जो आज सुर्खियों में है वो है केआरबीएल। वहाँ के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिज़ाइन किया है और गवर्नेंस को लेके कुछ इश्यूज बताए हैं, जिसके चलते हुए केआरबीएल के स्टॉक में आज तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक इस समय 10% नीचे कामकाज करते हुए। अगर आप इसे ट्रैक करते हैं ब्रिजेश जी, जब भी ऐसी कोई खबर आती है और स्टॉक टूटता है तो कभी कभी ऐसा मौका भी मिलता है कि आप उस स्टॉक में एंटर करें और लॉन्ग पोजीशंस बनाएं, लेकिन इस स्टॉक को देखते हुए आपको क्या लगता है? थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है इसका और एक्सटेंड हो सकता है, ये कहीं ना कहीं 350 के आसपास आ सकता है। तो मेरा कॉशियस व्यू रहेगा क्योंकि हम उतने पॉजिटिव नहीं है इसमें। इनिशियली जो एक रैली हमने तो मिड अगस्त में एक रैली देखा था उसमें, वो रैली जो स्टार्ट होता है वो करीब करीब 350-355 के लेवल से। तो अभी जिस हिसाब से जो ब्रेकडाउन आया तो मुझे लगता है 1 या 2 दिन थोड़े साइडवेज होने के बाद वापस से 350-355 की तरफ जा सकते हैं। तो कॉशियस है वो, इसको एवरेजिंग फिलहाल ना करें और एक इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है फॉलो थ्रू सेलिंग आ सकता है, उसके बाद हम इसको देखेंगे। जब इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फिर टेक्निकली चार्ट के नजर से अगर मुझे देखना तो 350 का लेवल काफी रीजनेबल है। वहां पे अगर हमको बॉटम फिशिंग या फिर नया फ्रेश बाइंग करना तो वो हम मान के चल सकते हैं। गौरांग सर, जब ऐसी कंपनियों पे ऐसी नेगेटिव खबरें आती हैं और स्टॉक टूटता है तो उस समय क्या रणनीति होनी चाहिए? स्टॉक से दूर रहे जब तक सेटल ना हो और खबर ना आए कंपनी की तरफ से? पहले तो दुर्भाग्यपूर्ण है, एक डायरेक्टर का ओहदा मेरे ख्याल से सर्वोच्च ओहदा होता है और अगर
किसी तरह की अनुचित बातों को लेकर के या फिर पुअर गवर्नेंस को लेकर के अगर कुछ मुद्दा सामने आता है तो ये निवेशकों का जो विश्वास होता है तो ये हिला देता है। करेक्ट। पूर्ण रूप से कवरेज तो नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी जब बातें होती है तो मेरा ये मानना है कि आपको थोड़ा समय देना चाहिए स्पष्टीकरण को आने के लिए, और कितना हानिकारक नुकसान कंपनी को या कंपनी की बैलेंस शीट पर पड़ेगा जो भी गतिविधियां इस प्रकार के डायरेक्टर्स करते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि आपको किसी प्रकार का उतावलापन करना चाहिए। ये मैं सीधे सीधे राय नहीं दे रहा हूं क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जब मुद्दा आता है किसी भी कंपनी के ऊपर तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत समय देना चाहिए जब तक पूरी बात सामने नहीं आती है। गौरांग, इटर्नल की बात करते हैं, बिकॉज जब भी आप आते हैं मेरे शो में तो मुझे इटर्नल की याद जरूर आती है क्योंकि आपने 50 और 60 लेवल पे कहा था कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू रियली इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। और इटर्नल जो अब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली ऊपर के लेवल से देखने को मिल रही है, लेकिन म्यूचुअल फंड के आंकड़ों के तहत इटर्नल जो है नाउ इज अमंग द टॉप 10 मोस्ट वैल्यूड स्टॉक्स इन MFKT। और इसमें जो टोटल निवेश है 43 म्यूचुअल फंड्स का है और 71,746 करोड़ का निवेश जो है वो इटर्नल में है। इटर्नल में इस समय आपकी क्या राय है? इटर्नल में इटर्नल ब्लिस मेरे ख्याल से नीतू, देखिए कवरेज तब भी थी, कवरेज आज भी है, और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से ब्लिंकिट का योगदान जो कि नॉन फूड डिलीवरी क्विक कॉमर्स का कामकाज है इटर्नल या फिर जोमेटो के बैलेंस अभी इटर्नल के बैलेंस शीट पर, वो बेहतरीन योगदान आपको देगा। डार्क स्टोर्स की संख्या बढ़ानी है और ये शायद बहुत जल्द होगा। नए शहरों में बड़े शहरों में तो थे ही, कुछ मझौले शहर में भी थे, लेकिन ये अब टायर 3 एंड टायर 4 सिटीज में जा रहे हैं, जिससे इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा और मार्केट शेयर बढ़ने के आधार पर इनका सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, कस्टमर्स इनके बढ़ेंगे और कामकाज उम्दा होगा। तो आज के तारीख में भी खरीदारी की राय है, अगर किसी का निवेश है तो बने रहे। ब्रिजेश, बजाज ट्विंस पे बात करते हैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, और फ्राइडे को बड़ी अच्छी एक मोमेंटम जो है श्रीराम फाइनेंस पे भी देखने को मिली थी। दोनों बजाज ट्विंस पे आपकी क्या राय है? बजाज फिनसर्व पे मैडम हमारा पॉजिटिव आउटलुक है। ये जिस हिसाब से जो स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये वापस 2200 के आसपास काफी इजीली जा सकता है। एंड जहां तक बजाज फाइनेंस की बात है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी करीब करीब यहाँ से 15 से 20% का जो मूव ओवर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल सकता है, तो काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि एक्सटेंशन जो अभी जो चल रहा है ये मूव ये और चलने की आसार है। स्पेसिफिकली अगर आप श्रीराम की बात करें तो श्रीराम में कहीं ना कहीं ये 600 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड है, तो ये रेंज में चलता है 600 to 700। तो मुझे लगता है कि एक बार नीचे के लेवल पे इसने सपोर्ट ले लिया, नॉट एग्जैक्टली 700 जाएगा बट 650 680 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसमें लेके चल रहे हैं, हमने क्लाइंट्स को दिलाया भी है ये काउंटर। तो मुझे लगता है कि यहाँ से और एक 50 पॉइंट्स का मूव श्रीराम फाइनेंस में भी देखने को मिल सकता है। ब्रिजेश जी, आज हाउसिंग से जुड़ी हुई कंपनी में काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो, हुडको हो, एक काफी अच्छे मोमेंटम में है। इन स्टॉक्स में से कुछ आपने आइडेंटिफाई किए हो? या मैडम, हुडको एक्चुअली काफी दिनों के बाद हुडको में आज एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला। मुझे लग रहा है ये आज का जो कैंडल बना है वो हो सकता है कि डे हाई पे ही क्लोज करे 2225 के आसपास। मुझे लगता है जैसे ही ये 2225 के आसपास क्लोज करता है तो इसमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाता है जो 235 और 242 के लेवल्स के लिए ओपन होता है। तो मुझे लग रहा है ये, हालांकि हुडको एक एफएनओ का भी स्टॉक है, आज का डे स्लो का जो लेवल है उसको स्टॉप लॉस लेके चल रहा है। तो उसके स्टॉप लॉस से हम मुझे लगता है लॉन्ग कर सकते हैं 235 और 242। अगर सिंस जैसे कि मैंने आपको बताया एफएनओ का भी स्टॉक है, अगर कोई ट्रेडर्स को इन द मनी के कॉल ऑप्शन में भी ट्रेड करना है तो मुझे लगता है वो भी अपॉर्चुनिटी इसमें देखने को मिल सकती है। गौरांग सर, अब आईटी स्पेस में क्या करना चाहिए, क्योंकि एक मोमेंटम तो देखा उसके बाद थोड़ा फिजल आउट हुआ, इन्फोसिस का बाय बैक,